नमस्कार। एसआरए की क्लास चल रही है हमारी। आज हम जिन सेक्शंस के बारे में बात कर रहे हैं वो है सेक्शन 12, 13 और 14A। 14 हम पिछले लेक्चर में कर चुके हैं। तो सेक्शन 12 का एक एसेंस मैं आपको बताता हूँ। सेक्शन 12 किस चीज के बारे में बात कर रहा है? स्पेसिफिक परफॉर्मेंस ऑफ पार्ट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, मतलब जहां पर कॉन्ट्रैक्ट जो है वो पूरा नहीं हुआ है, मतलब आधा हो सकता है और आधा नहीं हो पाएगा क्योंकि कुछ सर्कमस्टांसेस हो चुके हैं ऐसे कि वो परफॉर्म नहीं हो पाएगा। तो ये सेक्शन उस चीज के बारे में डील करता है कि कितना परफॉर्म होगा, क्या कॉम्पनसेशन मिलेगा कि नहीं मिलेगा, और मिलना है तो क्यों मिलेगा, इस चीज के बारे में ये जो है वो डिस्कस करता है। तो सबसे पहले जो है हम इसके सेक्शंस पढ़ते हैं बेरेक से। पहला सब सेक्शन ये कह रहा है कि एक्सेप्ट एज अदरवाइज गिवन प्रोवाइडेड इन दिस सेक्शन, इसको हमें बाद में पढ़ना है और पहले इसके आगे की लाइन को पढ़ना होगा। द कोर्ट शैल नॉट डायरेक्ट द स्पेसिफिक परफॉर्मेंस ऑफ अ पार्ट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, ये जनरल रूल है। कोर्ट जो है वो कभी जो है वो पार्ट परफॉर्मेंस की स्पेसिफिक परफॉर्मेंस के लिए जो है वो ग्रांट नहीं करेगी। अगर किसी को आपको अपना आधा कॉन्ट्रैक्ट परफॉर्म करवाना है और वो भी स्पेसिफिकली, तो कोर्ट बिल्कुल मना करेगी। पर इसकी ऊपर वाली लाइन क्या कह रही है? एक्सेप्ट एज अदरवाइज हियर इन आफ्टर प्रोवाइडेड इन दिस सेक्शन, अगर इस सेक्शन के आगे के प्रोविजंस में अगर बोला गया है तो आप परफॉर्म करवा सकते हो। ठीक है। अब जो है ये जो कंसेप्ट है, ये कंसेप्ट सिर्फ यहां नहीं है, ये कंसेप्ट जो है वो ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट मतलब संपत्ति हस्तांतरण अधिनियम के अंदर भी दिया गया है, जिसका सेक्शन है सेक्शन 53A। उसके अंदर जो है ये प्रोवाइडेड है कंसेप्ट। तो आप उसको जब पढ़ें तो इसको लिंक करके पढ़ें उसके साथ, तो आपको जो है वो समझने में और आसानी होगी। अब जो है वो इसका जो है वो सेकंड सेक्शन जो सब सेक्शन है इसका वो पढ़ेंगे। वेयर अ पार्टी टू अ कॉन्ट्रैक्ट इज अनेबल टू परफॉर्म द होल और हिज पार्ट इट, बट द पार्ट मस्ट लेफ्ट अनपरफॉर्म्ड by only a small portion to the whole in value and admit of compensation in money, the court may at suit of either party direct the specific performance of some so much of contract। मतलब ये कह रहा है क्या अगर कोई कॉन्ट्रैक्ट था और उसके अंदर जो है वो अनपरफॉर्म्ड पार्ट बहुत छोटा पार्ट है, मतलब कुछ पार्ट ही ऐसा है जो अनपरफॉर्म्ड है, तो या तो आप उसको स्पेसिफिकली परफॉर्म करवा लो और या फिर उसके बदले जो है कॉम्पनसेशन ले लो। तो इसको एक एग्जांपल की तरह समझते हैं। जैसे ए जो एक पर्सन है वो परचेजर है और बी जो है वो सेलर है। ठीक है। उसने 1000 बैग्स का जो कैल्शियम का ऑर्डर दिया था कि मुझे 1000 बैग कैल्शियम पहुंचाना। तो उसने क्या हुआ कि उसको 800 तो जो है वो मिल गए मतलब, और 200 जो है वो अनपरफॉर्म्ड है, मतलब 200 जो बैग है वो किसी सिचुएशन के कारण जो है वो परफॉर्म नहीं हो पाए। जैसे बारिश आ गई तो कैल्शियम के साथ जब उसका अपने कॉम्बिनेशन बनता है तो खराब हो जाता है कैल्शियम, तो 200 बैग्स खराब हो गए। अब या तो वो ए के पास ये ऑप्शन है, या तो वो जो है वो कॉम्पनसेशन ले ले और या फिर जो है वो बचा हुआ जो किसी और से परफॉर्म करवा ले, जैसे हमने पिछली क्लास में सब्स्टिट्यूट परफॉर्मेंस का जो पढ़ा था हमने। उसके बाद जो है वो इसका सबसेक्शन 3 जो कह रहा है वो है कि जो सेम एग्जांपल है, इसमें क्या है कि जो बड़ा पार्ट है वो अनपरफॉर्म्ड है। अगर बड़ा पार्ट अनपरफॉर्म होगा तो ये क्या होगा, या तो सारा पैसा जो है वो वापस कर देगा, ठीक है, साथ साथ जो है वो कॉम्पनसेशन की भी डिमांड मांग कर सकता है जो परचेजर, अगर उसको जिस प्रकार की नुकसान हुआ है, अगर थर्ड पार्टी से वो ले रहा है मान लो वही सामान, तो उसको ज्यादा पैसा देना पड़ रहा है, तो वो ज्यादा पैसा जो कितना देना पड़ रहा है वो रेशियो जो है उसके साथ डिमांड कर सकता है। अगर जितना बचा हुआ हिस्सा है उसका पेमेंट अगर छोड़ के अगर वो चाहे तो कॉम्पनसेशन पूरा ले सकता है कि नहीं मुझे तो ये 800 भी नहीं चाहिए, मुझे तो पूरा का पूरा 1000 का पैसा वापस दे दो, या मुझे 200 नहीं चाहिए, मुझे पूरा का पूरा पैसा दे दो, तो ऐसा भी हो सकता है। अब इसकी एक्सप्लेनेशन देखते हैं। इन केस falling under clause A, pay or his paid the agreed consideration for the whole of the contract reduced by the consideration for a part which must be left unperformed, and case falling under clause B, paid or had paid the consideration or a whole contract without any amendment। मतलब खत्म नहीं होगा, यहाँ से कॉन्ट्रैक्ट खत्म नहीं हो रहा, जितना अगर आपको परफॉर्म करवाना है या तो उतना करा लो या फिर उसके बदले जो है वो आप पूरा कॉम्पनसेशन ले लो अपना, यही कह रहा है ये। उसके बाद सेकंड जो है इसकी एक्सप्लेनेशन क्या करेगी, इन ईदर केस रिलिंक्विश ऑल क्लेम्स टू द परफॉर्मेंस ऑफ द रिमेनिंग पार्ट ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट एंड ऑल राइट टू कॉम्पनसेशन ईदर फॉर डेफिशिएंसी और अ लॉस डैमेज सस्टेन्ड बाय हिम थ्रू द डिफॉल्ट ऑफ।
आप कब कॉम्पनसेशन या रिलिंक्विश कर सकते हो। आपको लग रहा है कि नहीं मुझे ये पार्ट लेने से जो है वो नुकसान हो सकता है, तो आप इस पार्ट को आप रिलिंक्विश भी कर सकते हो कि नहीं मुझे ये जो है पर्टिकुलर पार्ट जो है मुझे नहीं चाहिए। ठीक है, केस लॉ पे आते हैं। केस लॉ जो है पहला क्या है, विर्गो इंडस्ट्रीज वर्सेस वेंटुरेटेक सॉल्यूशन। इसमें ये कहा सुप्रीम कोर्ट ने, देयर इज नो प्रोविजन इन द स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट 1963 रिक्वायरिंग अ प्लेंटिफ क्लेमिंग द रिलीफ ऑफ स्पेसिफिक परफॉर्मेंस टू वेट फॉर expiry of the due date for performance of the agreement in a situation where the defendant may have made his interest clear by overact। मतलब जो है वो इसमें ये कह दिया है कि अगर आपको पता है कि ये कोई जैसे पर्टिकुलर पार्ट कॉन्ट्रैक्ट का परफॉर्म नहीं हो पाएगा तो आप वेट मत करो। प्लेंटिफ को बोला कि प्लेंटिफ वेट ना करे कि मैं लास्ट डेट का जो है वो इंतजार करूंगा और उसके बाद जो है मैं ये स्पेसिफिक परफॉर्मेंस का सूट लगाऊंगा, ये नहीं होगा। उसके बाद दूसरा केस है सरदार सिंह वर्सेस श्रीमती कृष्णा देवी। इसमें जो है वो सुप्रीम कोर्ट ने कहा, इट इज अ वेरी सेटल्ड लॉ दैट द जस्टिस डिमांड्स partial enforcement of a contract instead of a refusal of specific performance in eternity। मतलब जहां पर अगर पार्शियल एनफोर्समेंट हो सकता है कॉन्ट्रैक्ट का तो वहां पार्शियल एनफोर्समेंट कर दो और जो नहीं बच रहा है या जो नहीं परफॉर्म हो रहा है उसको छोड़ दो। मतलब जहां तक परफॉर्म हो सकता है वहां तक आप परफॉर्म करवा लो। सेक्शन 12 का जो सब सेक्शन 4 है वो क्या कह रहा है कि अगर कोई कॉन्ट्रैक्ट है जो कि सेपरेबल है, सेपरेबल ऐसे कि उसने जो कमोडिटी ऑर्डर की थी वो 1 या 2 है या उससे ज्यादा है, तो कौन सी कमोडिटी का जो प्रोडक्ट है वो डिलीवर हो सकता है। मान लो जैसे ये एग्जांपल है, ए जो है वो ऑर्डर करता है बी को कि मुझे 250 बैग राइस के चाहिए और 250 बैग जो है वो मुझे व्हीट के चाहिए, तो 250 बैग राइस के तो वो परफॉर्म कर सकता है पर 250 बैग जो है वो व्हीट के नहीं कर सकता, क्योंकि व्हीट क्या है, व्हीट जो है वो उसका खराब हो गया, बैग सारे खराब हो गए। तो जितना उसने ऑर्डर किया है वो तो जैसे राइस का तो मिल जाएगा और जो अनपरफॉर्म्ड है उसका उसको कॉम्पनसेशन मिल जाएगा। यही ये जो सेक्शन है वो कह रहा है। इसके बाद जो है वो केसेस है, मैं जो है वो केसेस डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा उनके नाम और यहाँ पे एक बार प्रोनाउंस भी कर दूंगा। केस लॉ पे आते हैं। केस लॉ जो है पहला क्या है, विर्गो इंडस्ट्रीज वर्सेस वेंटुरेटेक सॉल्यूशन। इसमें ये कहा सुप्रीम कोर्ट ने, देयर इज नो प्रोविजन इन द स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट 1963 रिक्वायरिंग अ प्लेंटिफ क्लेमिंग द रिलीफ ऑफ स्पेसिफिक परफॉर्मेंस टू वेट फॉर expiry of the due date for performance of the agreement in a situation where the defendant may have made his interest clear by overact। मतलब जो है वो इसमें ये कह दिया है कि अगर आपको पता है कि ये कोई जैसे पर्टिकुलर पार्ट कॉन्ट्रैक्ट का परफॉर्म नहीं हो पाएगा तो आप वेट मत करो। प्लेंटिफ को बोला कि प्लेंटिफ वेट ना करे कि मैं लास्ट डेट का जो है वो इंतजार करूंगा और उसके बाद जो है मैं ये स्पेसिफिक परफॉर्मेंस का सूट लगाऊंगा, ये नहीं होगा। उसके बाद दूसरा केस है सरदार सिंह वर्सेस श्रीमती कृष्णा देवी। इसमें जो है वो सुप्रीम कोर्ट ने कहा, इट इज अ वेरी सेटल्ड लॉ दैट द जस्टिस डिमांड्स partial enforcement of a contract instead of a refusal of specific performance in eternity। मतलब जहां पर अगर पार्शियल एनफोर्समेंट हो सकता है कॉन्ट्रैक्ट का तो वहां पार्शियल एनफोर्समेंट कर दो और जो नहीं बच रहा है या जो नहीं परफॉर्म हो रहा है उसको छोड़ दो। मतलब जहां तक परफॉर्म हो सकता है वहां तक आप परफॉर्म करवा लो। तीसरा केस है छतर सिंह वर्सेस अर्जुन सिंह। इस केस में कहा, ट्रांसफर बाय अ पर्सन नॉट ऑथराइज्ड टू डिपोज of a transferable property not his own as are a void ab initio in a law। मतलब किसी पर्सन जो है वो ऑथराइज नहीं है पर वो भी जो है वो ट्रांसफर कर रहा है तो ये void ab initio है। चौथा केस जो है वो जिस बारे में बात कर रहा है वो ये है कल्याणपुर लाइन वर्क वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार। इसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा, द परचेजर may relinquish claim to further performance of the remaining part of the contract and right to compensation at any stage of the proceeding। मतलब ये जो प्लेंटिफ है वो रिलिंक्विश कर सकता है किसी भी पार्ट को, जो भी कॉन्ट्रैक्ट का पार्ट है उसे रिमेनिंग जो पार्ट है उसको रिलिंक्विश तो कर देगा, पर जो ये है कि वो राइट टू कॉम्पनसेशन जो उसका है ना वो कभी भी क्लेम कर सकता है कोई भी स्टेज, जो भी प्रोसीडिंग की जो भी स्टेज चल रही है। हम जो सेक्शन 12 कर रहे हैं, 13 कर रहे हैं, ये बहुत टेक्निकल सेक्शन है एसआरए के और इसे हमें बहुत अच्छे तरीके से समझना होता है। तो हम 12 आपको समझ में आया होगा, अब हम 13 की तरफ बढ़ रहे हैं। तो 13 भी काफी टेक्निकल है और इसके जो सब सेक्शंस होंगे वो काफी टीपीए से जो है वो रिलेटेड करते हैं, तो उसका आप थोड़ा ध्यान रखिएगा कि आपका कंसेप्ट जो है वो लिंक होगा उससे। अब हम सेक्शन 13 की बात करेंगे। सेक्शन 13 क्या कह रहा है, राइट ऑफ परचेजर और ए लेसी अगेंस्ट अ पर्सन विथ नो टाइटल और इम्परफेक्ट टाइटल। मतलब जो है वो परचेजर और लेसी का जो है वो राइट है अगेंस्ट किसके, जिसके पास परफेक्ट टाइटल नहीं है प्रॉपर्टी का। प्रॉपर्टी कौन सी प्रॉपर्टी की बात कर रहे हैं हम यहाँ पे, इस सेक्शन में प्रॉपर्टी जो है वो इमूवेबल प्रॉपर्टी की बात हो रही है।
ठीक है, तो इसका पहला सबसेक्शन क्या कह रहा है, वेयर अ पर्सन कॉन्ट्रैक्ट टू सेल और लेट सर्टेन इमूवेबल प्रॉपर्टी हैविंग नो टाइटल और ओनली एन इम्परफेक्ट टाइटल, द परचेजर और a lessee subject to the other provision of this chapter has the following right namely। तो इसके आगे प्रोविजन में बताएगा कि भाई उसके पास क्या क्या राइट्स है। ठीक है, तो पहला जो है ए पॉइंट कह रहा है, इफ द वेंडर और लेसर हैज सब्सिक्वेंटली टू द कॉन्ट्रैक्ट एक्वायर एनी इंटरेस्ट इन द प्रॉपर्टी, द लेसर, द परचेजर और द लेसी मे कंपेल हिम टू मेक गुड द कॉन्ट्रैक्ट आउट ऑफ सच इंटरेस्ट। कहने का मतलब ये है कि जैसे आप एग्जांपल के थ्रू समझते हैं इसको, जैसे ए जो पर्सन है, ठीक है, वो जो है वो सेलर है, बी जो है वो परचेजर है। ठीक है, ए जो है वो उस जो प्रॉपर्टी जो कॉन्ट्रैक्ट किया बी के साथ जो हाउस सेल करने का, वो इसके पास राइट नहीं है ए के पास, पर जो इसका फादर है वो है असली ओनर। तो ठीक है, तो इनके बीच कॉन्ट्रैक्ट हुआ कि भाई हम रजिस्ट्री जो कराएंगे वो 5 जनवरी 2024 को करवाएंगे, पर जो है वो 1 जनवरी 2024 को इसके फादर की डेथ हो जाती है। माना ये जो है कि ए जो है वो ओनर नहीं है, परफेक्ट टाइटल नहीं है, पर जो है इतना तो विश्वास था कि भाई अगर उसके फादर की डेथ हो जाएगी तो इसकी प्रॉपर्टी जो है वो सक्सेशन के थ्रू जो है वो ए को मिल जाएगी। तो बी जो है अब वो कंपेयर कर सकता है ए को कि नहीं, अब ये प्रॉपर्टी तुम्हारी हो गई है, तो अब मुझे ये तुम प्रॉपर्टी जो है वो सेल करो या मुझे ट्रांसफर करो। ठीक है, ये जो कंसेप्ट है, ये कंसेप्ट जो जुड़ता है वो है सेक्शन 53A जो पार्ट परफॉर्मेंस का, जो उसको पार्ट परफॉर्म करवाना है। ठीक है, और उसके साथ साथ सेक्शन 43 TPA का जो है ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट का, वो है फीडिंग द ग्रांट बाय एस्टॉपल। अगर मतलब आपने एक बार अगर कुछ कह दिया है या कुछ आपने वादा कर दिया तो फिर आप उस अपने वादे से मुकर नहीं सकते। ठीक है, और उसके बाद जो है ये इसकी एक मैक्सिम है, मैक्सिम क्या सी है, नेमो डेट क्वाड नॉन हैबिट, मतलब नो वन कैन गिव व्हाट दे डोंट हैव। मतलब अगर कोई पर्सन ओनर नहीं है तो जो है उस प्रॉपर्टी को सेल भी नहीं कर सकता। बट इसका एक्सेप्शन यही है सेक्शन 43 और ये वाला क्लॉज, ए वाला क्लॉज, इसका ये है कि अगर प्रॉपर्टी आपको आगे मिलने वाली है, एंटिसिपेटेड है कि आपको वो प्रॉपर्टी सक्सेशन में मिल जाएगी, तो फिर जो है वो प्रॉपर्टी ट्रांसफर हो सकती है। अब इसका बी क्लॉज, बी क्लॉज क्या बोल रहा है, वेयर द कंकरेंस ऑफ अदर पर्सन इज नेसेसरी फॉर द वैलिडिटी ऑफ द टाइटल, दे आर बाउंड टू कंकर द रिक्वेस्ट ऑफ द वेंडर concurrence and when the conveyance by other person is necessary to validate the title। इसको हम एग्जांपल की तरह समझते हैं इजी वे में। जैसे ए जो है वो परचेजर है और बी जो है वो सेलर है। ठीक है, अब ये जो है वो बी तो है वो परफेक्ट टाइटल तो है नहीं उसके पास, क्योंकि वो ओनर नहीं है उस प्रॉपर्टी का, और वो जो है कॉन्ट्रैक्ट कर चुका है ए के साथ कि भाई जो है ये हाउस है जो कि उसको खरीदना है ए को। ठीक है, तो ए जो है वो कंपेल कर सकता है बी को कि नहीं, आप जो जिसकी प्रॉपर्टी जो सी ओनर है असली, उसको आप जाके उस कंसेंट लेके आओ और फिर आप मुझे जो है वो ये ट्रांसफर करो। ठीक है, ये जो है ये कंसेप्ट जो है वो सेक्शन 35 जो कि ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी से रिलेटेड है, जो कि है डॉक्ट्राइन ऑफ इलेक्शन। ठीक है, इसमें जो है वो उसको बोलेगा, बी जो है वो सी को बोलेगा कि आप इलेक्ट करो, या तो पैसे ले लो या फिर आप जो है वो घर बेच दो। ठीक है, उसके बाद जो है वो थर्ड क्लॉज सी, where the vendor prospers to the sell incomplete property but the property is mortgaged for an amount not exceeding the purchase money and the vendor has in fact only a right to redeem। मतलब इसको एग्जांपल की तरह समझते हैं, जैसे ए है वो परचेजर है, बी जो है वो सेलर है। ठीक है, और बी ने अपनी प्रॉपर्टी जो है वो सी के पास मोर्टगेज करा रखी है। ठीक है, अब इस जो एग्जांपल है, जो केस है, ये केस जो होगा इसके अंदर जो प्रॉपर्टी होगी ना मोर्टगेज की, वो जो है परचेज मनी से कम होनी चाहिए। जैसे मतलब मोर्टगेज रखा है तो वो परचेज मनी से कम होना चाहिए। जैसे 10 लाख का जो है वो परचेज है, जैसे 10 लाख में इसने प्रॉपर्टी खरीदी तो मोर्टगेज 8 लाख होनी चाहिए या 10 लाख से कम होनी चाहिए, कितनी भी जो भी, पर वो परचेज मनी से कम होनी चाहिए। ठीक है, उसके बाद जो है वो ए जो है वो बी को कंपेल कर सकता है कि नहीं आप ऐसा करो, आप पहले जाके है ना सी से अपनी प्रॉपर्टी रिडीम करो, फिर आप मुझे जो है वो ट्रांसफर करो। ठीक है, ये वाला जो कंसेप्ट है ये सेक्शन 92 सब्रोगेशन ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट में दिया गया, उससे रिलेटेड है। ठीक है, जैसे ये है जो वो सब्रोगेट कर देगा। ठीक है, ये अपना जो बोलेगा बी को कि आप पेमेंट करके आओ और फिर आप मुझे जो है वो प्रॉपर्टी सेल करो। ठीक है, उसके बाद जो है वो डी कह रहा है कि डिफेंडेंट के पास राइट है लेन करने का, रिटर्न अपना पाने का जो उसने डिपॉजिट करवाया था और जो कॉस्ट उसने डिपॉजिट कराई थी वो पाने का। कब, जब जो है प्लेंटिफ का सूट जो है स्पेसिफिक परफॉर्मेंस का वो डिसमिस हो जाए। तो अगर प्लेंटिफ जो है वो अगर सूट डिसमिस हो गया प्लेंटिफ का, तो डिफेंडेंट के पास राइट है कि वो अपना जो भी कॉस्ट और डिपॉजिट मनी है वो रिटर्न ले सकता है।
उसके बाद जो है इसका 13 का सब सेक्शन 2 ये कह रहा है द प्रोविजन ऑफ सबसेक्शन 1 शैल आल्सो अप्लाई एज फार एज मे बी टू कॉन्ट्रैक्ट फॉर अ सेल और हायर ऑफ मूवेबल प्रॉपर्टी। मतलब इसमें ये भी कह दिया कि अगर मूवेबल प्रॉपर्टी का जो हायर और सेल होगी उस पे भी ये जो है वो प्रोविजंस जो है वो लागू होंगे, अप्लाई होंगे। उसके बाद इसके अंदर एक केस है, केस का नाम है लक्ष्मण तात्याबा कंकाटी वर्सेस तेरामाती हरिश्चंद्र दद्रक। इसके अंदर सुप्रीम कोर्ट ने कहा वेयर अ पर्सन कॉन्ट्रैक्ट टू सेल इमूवेबल प्रॉपर्टी विद एन इम्परफेक्ट टाइटल and the property is incumbent for an amount not exceeding the purchase money, the purchaser has right to compel the seller to redeem the property and obtain a valid discharge and specifically perform the contract in favor। यही जो हमने डिस्कस किया था, इसके अंदर सुप्रीम कोर्ट ने ये कह दिया कि जो पर्सन है जिसने कॉन्ट्रैक्ट किया सेल का इमूवेबल प्रॉपर्टी का, अगर उसके पास इम्परफेक्ट टाइटल है मतलब वो ओनर नहीं है, तो वो क्या करेगा, जो उस प्रॉपर्टी पे जो चार्ज लगा हुआ है या इनकम्बरेंस लगा हुआ है उसको वो पहले छुड़वाएगा, मतलब वो प्रॉपर्टी को रिडीम करवाएगा जो मॉर्गेज प्रॉपर्टी है, फिर उसके बाद जो है वो उसको ट्रांसफर करेगा। ठीक है, ये है हमारा सेक्शन 13। अब हम सेक्शन 14 के बारे में बात करते हैं। पावर ऑफ कोर्ट टू एंगेज एक्सपर्ट, मतलब कोर्ट की पावर है कि वो एक्सपर्ट को बुलवा सकती है, एक्सपर्ट की ओपिनियन वगैरह ले सकती है। ठीक है, इसका पहला सब सेक्शन क्या कह रहा है कि without prejudice to the generality of the provision contained in CPC in a suit under this act where the court considered it necessary to get expert opinion to assist it or any specific issue involved in the suit, it may engage one or more expert and direct to report to it on such issue and may secure attendance of expert for providing evidence including production of document on this। मतलब कोर्ट कह रही है या कोर्ट को लगता है कि भाई मुझे इस टॉपिक पे या इस इशू पे जो है वो एक्सपर्ट की ओपिनियन की जरूरत है, तो एक्सपर्ट की ओपिनियन के लिए एक्सपर्ट को बुला सकती है और उस एक्सपर्ट को कह सकती है कि आप रिपोर्ट बनाओ। अब एक्सपर्ट कितने होंगे, एक्सपर्ट 1 होगा, 2 होगा, 3 होगा, जैसे कोर्ट की मर्जी होगी। ठीक है, और उसके बाद उन्हें रिपोर्ट लाने के लिए भी उस इशू पे जो है वो बोल सकती है। उसके बाद वो बोल सकते हैं कि भाई आप आओ और एविडेंस दो मुझे। ठीक है, या फिर कोई डॉक्यूमेंट जो है उसे प्रोड्यूस करने के लिए भी बोल सकती है। अब इसका सेकंड सबसेक्शन क्या बोल रहा है, द कोर्ट में रिक्वायर और डायरेक्ट एनी पर्सन टू गिव रिलेवेंट इंफॉर्मेशन टू एक्सपर्ट और टू प्रोड्यूस और टू प्रोवाइड एक्सेस टू एनी रिलेवेंट डॉक्यूमेंट गुड्स और अदर प्रॉपर्टी। मतलब कोर्ट जो है वो मतलब किसी पर्सन को ये कह सकते हैं कि आप जो है वो एक्सपर्ट को अपने जो है वो इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करो, आप जो है वो हर तरीके से अवेलेबल रहो एक्सपर्ट के सामने, या जो डॉक्यूमेंट एक्सपर्ट मंगाए तो वो डॉक्यूमेंट दो। ठीक है, या कोई इंस्पेक्शन करनी किसी प्रॉपर्टी की तो वो भी आप जो है वो एक्सपर्ट को करवाओ। ठीक है, इसका तीसरा सबसेक्शन क्या कह रहा था, ओपिनियन और रिपोर्ट गिवन बाय एक्सपर्ट शैल फ्रॉम द पार्ट ऑफ ए रिकॉर्ड। मतलब जो ओपिनियन जो है एक्सपर्ट देगा वो कोर्ट के रिकॉर्ड का पार्ट बन जाएगा। और विद द परमिशन ऑफ कोर्ट एनी पार्टी टू द सूट में एग्जामिन द एक्सपर्ट। कोई जो ऐसी पार्टी है वो कोर्ट की परमिशन से जो है वो उस एक्सपर्ट को भी है ना एग्जामिन कर सकती है अपने एविडेंसेस में। एक्सपर्ट पर्सनली इन ओपन कोर्ट मैनर। ठीक है, इसका सबसेक्शन 4 क्या कर रहा है, एक्सपर्ट शैल बी एंटाइटल्ड टू सच फीस कॉस्ट और एक्सपेंसेस एज द कोर्ट में फिक्स which shall be payable by the party in such proportion at such time by the court may direct। और कोर्ट जो है वो पार्टीज को डायरेक्ट कर सकती है कि भाई आप जो है वो एक्सपर्ट की ये फीस है या उस फीस के एक्सपेंसेस वगैरह जो भी लगे हैं वो आपको पे करने होंगे। अब ये जो है ये एक्सपर्ट जो शब्द है, ये एक्सपर्ट जो है वो सिर्फ इस चैप्टर या फिर इस सब्जेक्ट के अंदर नहीं है, ये जो है वो अपना एक्सपर्ट ओपिनियन का टॉपिक जो है वो इंडियन एविडेंस एक्ट के अंदर भी आता है। वो कहां से कहां तक है, सेक्शन 45 से लेके सेक्शन 51 तक। ठीक है, अब ये समझना होगा एक्सपर्ट होता क्या है। एक्सपर्ट की डेफिनेशन भी वहां दे रखी है सेक्शन 45 इंडियन एविडेंस एक्ट में, तो उसको मैं एक बार रेफर कर रहा हूं। पर्सन स्पेसिफिकली स्किल्ड इन कौन कौन से फील्ड के अंदर, फॉरेन लॉ, साइंस, आर्ट, हैंडराइटिंग, फिंगर इंप्रेशन आर कॉल्ड एज एन एक्सपर्ट। ठीक है, ये लोग जो इस फील्ड के अंदर जो मैंने अभी बताया उस फील्ड के अंदर वो स्किल्ड है, बहुत ज्यादा एक्सपर्ट है, तो उन्हें एक्सपर्ट हम बोलेंगे। उसके साथ एक केस आया था कानपुर यूनिवर्सिटी वर्सेस समीर गुप्ता 1983 का केस है। इसमें सुप्रीम कोर्ट ने यह कह दिया था कि इवन स्टूडेंट में बी ट्रीटेड एज एन एक्सपर्ट अंडर सेक्शन 45 ऑफ इंडियन एविडेंस एक्ट 1872।